हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 एनसीईआरटी के फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझाने वाला हूं और लिखवाने वाला हूं। और दोस्तों, वह क्वेश्चन है कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए तथा इसका महत्व समझाइए। और दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यदि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये 4 नंबर का पूछा जाएगा या 5 नंबर का पूछा जाएगा। यह क्वेश्चन या तो 4 नंबर का होगा या 5 नंबर का होगा। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तभी आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए तथा इसका महत्व समझाइए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको इसके उत्तर में क्या लिखना है, आपको इसके उत्तर में पहले हेडिंग डालनी है कूलाम का नियम। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? कूलाम का नियम, ठीक है। जब दोस्तों आप हेडिंग डालने कूलाम का नियम, इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको कूलाम के नियम का चित्र बनाना है। सेम इस तरीके से जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेम इसी तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, कूलाम के नियम का चित्र बनाना है। और दोस्तों जब आप इस चित्र को बना लें, फिर दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इस चित्र को ध्यान से समझना है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इस चित्र को ध्यान से नहीं समझेंगे आप कूलाम के नियम के बारे में नहीं जान सकते कि कूलाम नामक वैज्ञानिक ने अपने नियम में क्या चीज़ बताई थी या क्या क्या बातें बताई थी। उसके लिए दोस्तों आपको इस चित्र को ध्यान से समझना होगा। तो दोस्तों पहला आप इस चित्र को ध्यान से समझिए। दोस्तों देखिए, जो कूलाम नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने दो बिंदुओं पर एक बिंदु ए मान लेते हैं, एक बिंदु बी मान लेते। तो दोस्तों जो कूलाम नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने दो बिंदुओं पर दो आवेश लिए। दो बिंदुओं पर कितने आवेश लिए? दो आवेश। एक आवेश Q1 ले लिया, एक आवेश Q2 ले लिया, ठीक है। जो ये Q2 आवेश था ये Q1 आवेश से कुछ दूरी पर रखा। जो ये Q2 आवेश था दोस्तों, दूसरे बिंदु पर जो Q2 आवेश रखा था ये Q1 आवेश से कुछ दूरी पर रखा। और दोस्तों Q1 आवेश और Q2 आवेश के बीच में कुछ दूरी थी। तो Q1 आवेश और Q2 आवेश की जो बीच की दूरी हमने क्या मान ली? R मान ली, ठीक है दोस्तों, कि जो Q2 आवेश है ये Q1 आवेश से R दूरी पर रखा है। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। तो दोस्तों कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता या प्रतिकर्षण बल होता है। दोस्तों कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जब दो आवेश रखे होते हैं दो बिंदुओं पर, तो उनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण बल होता है। आकर्षण बल क्या होता है कि दोनों आवेशों को अपनी तरफ खींचता है, जबकि दोस्तों जो प्रतिकर्षण बल होता है वो दोनों आवेशों को अपने से दूर भेजता है, दोनों को मिलने नहीं देता। तो दोस्तों या तो दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगा होगा या दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगा होगा, दोनों में से एक बल लगा होगा। और दोस्तों जहां पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों में से कोई सा भी बल दो आवेशों के बीच में लगता है उसे दोस्तों हम वैद्युत बल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? वैद्युत बल कहते हैं। तो इसका मतलब Q1 आवेश और Q2 आवेश के बीच में कौन सा बल लग रहा है दोस्तों? वैद्युत बल लग रहा है। तो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि जो Q1 आवेश है और Q2 आवेश है इसके बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल है ना, जो लगने वाला वैद्युत बल है, उस वैद्युत बल का जो मान है ना, जो उस वैद्युत बल की जो वैल्यू है वो Q1 आवेश और Q2 आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। और Q1 आवेश और Q2 आवेश की जो बीच की दूरी R है ना, R, इस R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि Q1 आवेश और Q2 आवेश के बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल है ना, इस वैद्युत बल की जो मान है, जो इसकी वैल्यू है, वो Q1 आवेश और Q2 आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगी। और Q1 आवेश और Q2 आवेश के बीच की जो दूरी है ना, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी, जो वैद्युत बल का मान है, ठीक है दोस्त। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी और यही कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब दोस्तों बात आती है जो कूलाम का नियम है, आप उसे एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों आपको लिखना है कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, जिसे हम दोस्तों वैद्युत बल भी कहते हैं,
दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था कि कूलाम नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये बताया था कि जो दो आवेश हैं Q1 आवेश और Q2 आवेश, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल है ना, वैद्युत बल, उस वैद्युत बल का जो मान है, जो उस वैद्युत बल की जो वैल्यू है वो Q1 आवेश और Q2 आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। और इन दोनों के बीच की दूरी के, जो Q1 आवेश और Q2 आवेश के बीच की दूरी r है ना, इस r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है वैद्युत बल का मान। तो यही कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और दोस्तों सेम इसी तरीके से मैंने कूलाम के नियम की परिभाषा लिखी है। आपको यही लिखना है कि कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपको दोस्तों कूलाम के नियम की परिभाषा में लिखना है। अब दोस्तों बात आती है कि आप कूलाम के नियम की व्याख्या कैसे करेंगे। देखिए कूलाम के नियम की व्याख्या करने के लिए पहले तो आपको कूलाम का नियम लिखना होगा, फिर उसके बाद दोस्तों जो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने जो नियम दिया था उसे सिद्ध करना होगा, ठीक है ना। तो कूलाम के नियम की परिभाषा तो हमने लिखी थी, अब आप इसे सिद्ध कैसे करेंगे ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको लिखना आगे, यदि दो आवेश Q1 व Q2 की बीच की दूरी r है तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि दो बिंदुओं पर दो आवेश हैं, एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है। Q2 आवेश जो है वो Q1 आवेश से कुछ दूरी पर रखा हुआ है और Q1 आवेश और Q2 आवेश की बीच की दूरी क्या है, r है। और दोस्तों मैंने यहाँ यही बात लिखी है, यदि दो आवेश Q1 व Q2 की बीच की दूरी r है तो उसके बीच में लगने वाला वैद्युत बल। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, Q1 और Q2 के बीच में जो लगने वाला यहाँ वैद्युत बल है, जो वैद्युत बल F है दोस्तों, वैद्युत बल को हम F से निरूपित करते हैं। तो दोस्तों Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल है F, इस F का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम ये कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, जिसे हम वैद्युत बल भी कहते हैं, सीधी सीधी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब दोस्तों Q1 और Q2 की गुणा कर दूं मैं, Q1 और Q2 की गुणा कर दूं तो जो मान आएगा वह मान वैद्युत बल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ F ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, F अनुक्रमानुपाती Q1 गुणा Q2, और इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। दोस्तों मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ F अनुक्रमानुपाती Q1 गुणा Q2, क्योंकि जो वैद्युत बल को हम किससे निरूपित करते हैं, F से। और पहला पॉइंट यही कहता है कि जो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल F है ना, वह वैद्युत बल F जो है वो Q1 आवेश और Q2 आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ F अनुक्रमानुपाती Q1 गुणा Q2, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों आगे क्या लाइन कहती है, तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोस्तों दूसरी लाइन क्या कहते हैं, दूसरी लाइन ये कहती है कि Q1 आवेश और Q2 आवेश की जो बीच की दूरी r है ना, r, जो बीच की दूरी r है, यह r का यदि हम वर्ग कर दें और फिर इसका उल्टा कर दें, व्युत्क्रम कर दें, तो दोस्तों इसका जो मान आएगा वो वैद्युत बल के बराबर आएगा। दूसरी लाइन यही तो कहती है दोस्तों, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब Q1 आवेश और Q2 आवेश की जो बीच की दूरी r है ना, r, इसका वर्ग कर दें और इसका वर्ग का उल्टा कर दें तो जो मान आएगा वो वैद्युत बल के बराबर आएगा। तो दोस्तों मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ F अनुक्रमानुपाती 1/r²। क्या लिख सकता हूँ, F अनुक्रमानुपाती 1/r², और इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण सेकंड मानेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब आपको समीकरण फर्स्ट व सेकंड की गुणा करनी है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड की क्या करनी है दोस्तों, गुणा करनी है। तो दोस्तों जब आप समीकरण फर्स्ट व सेकंड की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 गुणा 1/r²। भाई दोस्तों Q1 और Q2 की गुणा 1/r² में करोगे तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 गुणा 1/r²। अब दोस्तों देखिए Q1 Q2 के नीचे हम 1 मान लेंगे। भाई देखो Q1 Q2 अंश है और Q1 Q2 का हर का मान तो दे नहीं रखा था, हर का मान 1 मान लेंगे, और हमें 1/r² तो दे ही रखा है, तो r² की गुणा 1 से हो जाएगी और Q1 और Q2 की गुणा ऊपर वाले 1 से हो जाएगी। तो जैसे ही Q1 Q2 की गुणा 1/r² से होगी तो ये हो जाएगा हमारा F अनुक्रमानुपाती Q1 गुणा Q2/r²। क्या हो जाएगा दोस्तों, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²।
दोस्तों जहां अनुक्रमानुपाती है उस अनुक्रमानुपाती को हटा देंगे। जैसे ही दोस्तों मैं इस अनुक्रमानुपाती को हटाऊंगा तो दोस्तों इसके स्थान पर के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? के। और के क्या है? एक नियतांक है। तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा एक सूत्र बन गया है। ठीक है, इसके बाद आपको आगे लिखना है, जहां के एक नियतांक है जिसका मान आवेशों के बीच के माध्यम तथा मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है, ऐसा पद्धति में k बराबर 1/4 पाई वैद्युतशीलता। दोस्तों जो k का मान होता है ना, k का मान SI पद्धति में वो k का मान होता है 1/4 पाई वैद्युतशीलता। यदि SI पद्धति में दोस्तों k का मान ज्ञात करेंगे तो मान आएगा 1/4 पाई वैद्युतशीलता। और k क्या है दोस्तों? एक नियतांक है, मैंने पहले ही बता दिया। और नियतांक क्यों है? क्योंकि इसका जो मान है ना, मान वो आवेशों के बीच के माध्यम और मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक है ना, इसलिए ये नियतांक है। और SI पद्धति में k का मान जो होता है वो 1/4 पाई वैद्युतशीलता होता है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, k के स्थान पर क्या लिखेंगे? 1/4 पाई वैद्युतशीलता लिखेंगे। k के स्थान पर क्या लिखेंगे? 1/4 पाई वैद्युतशीलता। तो अतः ये हमारा क्या बन जाएगा? F बराबर 1/4 पाई वैद्युतशीलता गुणा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों? F बराबर 1/4 पाई वैद्युतशीलता गुणा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया है, दूसरा सूत्र हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, जहां 1/4 पाई वैद्युतशीलता है बराबर 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। दोस्तों देखिए 1/4 पाई वैद्युतशीलता की जो वैल्यू होती है, जो मान होता है, वो होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा 1/4 पाई वैद्युतशीलता का मान होता है। एक नंबर का दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 1/4 पाई वैद्युतशीलता की वैल्यू बताइए कितनी होती है, तो आपको बताना 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब इसके आगे आपको क्या करना है, आगे देखिए, आगे आपको लिखना है, यदि दोनों आवेश वायु के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में रखे हों तो F बराबर 1/4 पाई वैद्युतशीलता के गुणा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों देखिए, पहले ये जो दो आवेश थे ये वायु में रखे हुए थे। ठीक है, अब वायु के सिवा किसी और माध्यम में रखोगे ना दोस्तों इन दोनों आवेशों को, यदि वायु के अतिरिक्त किसी और माध्यम में आप इन दोनों आवेशों को रखते हो तो दोस्तों क्या होगा, हमारा F बराबर 1/4 पाई वैद्युतशीलता के गुणा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा दूसरा सूत्र बन जाएगा। ये वायु के अतिरिक्त यदि हम दोनों आवेशों किसी और माध्यम में रखते हैं वायु के अतिरिक्त, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, F बराबर 1/4 पाई वैद्युतशीलता के गुणा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तब ये फॉर्मूला लगेगा हमारा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ध्यान रखना, वायु के लिए k बराबर 1 तथा अन्य किसी पैरा वैद्युत माध्यम के लिए k बड़ा है 1 से होता है। मतलब दोस्तों यदि आवेश वायु में रखे हैं तो k का मान आपको 1 रखना है, और किसी और माध्यम में रखा है दोनों आवेश तो दोस्तों k की वैल्यू 1 से भी छोटी हो जाएगी। k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से भी छोटी हो जाएगी। तो ध्यान रखना, वायु के लिए k बराबर 1 होता है और अन्य किसी पैरावैद्युत माध्यम के लिए k बड़ा है 1 से, मतलब 1 से। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये है कूलाम के नियम की व्याख्या जो आपको अपने एग्जाम में करनी है। अब बात करते हैं इसका महत्व। इसका जो कूलाम के नियम का प्रयोग है वो किन किन जगह या किन किन स्थानों पर किया जाता है, अब इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है कूलाम के नियम का महत्व। क्या हेडिंग डालनी है? कूलाम के नियम का महत्व। सेम इस तरीके से दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है, और दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है, इस नियम के द्वारा उन बलों की व्याख्या करने में सहायता मिलती है जिसके कारण परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे रहते हैं अथवा 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु की रचना करते हैं तथा अनेक परमाणु व अणुओं से मिलकर ठोस या द्रवों की रचना होती है। हमारे दैनिक जीवन में अनुभव होने वाले अधिकांश बल जैसे श्यान बल, पृष्ठ तनाव बल तथा घर्षण बल आदि वैद्युत बल ही हैं, जिनके व्याख्या करने के लिए कूलाम का नियम महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिए, कूलाम का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कूलाम का नियम क्या करता है, 2 बिंदु आवेशों पर या 2 वस्तुओं के बीच में, या कह सकते 2 पिंडों के बीच में लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात करता है। मतलब दोस्तों कूलाम के नियम से हम बहुत सारे
सूत्रों को या बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू ज्ञात करने में हमें आसानी होती है। जैसे कूलाम के नियम का प्रयोग हम परमाणु की संरचना में भी होता है। कूलाम के नियम का जो प्रयोग है वो परमाणु की संरचना में भी होता है। दोस्तों, परमाणु का जो निर्माण होता है या अणु का जो निर्माण होता है उसमें कहीं ना कहीं कूलाम के नियम का महत्व होता है, मतलब कूलाम का नियम का प्रयोग होता है। और दोस्तों, दैनिक जीवन में जितने भी बल हैं, चाहे वो श्यान बल हो, पृष्ठ तनाव बल हो, घर्षण बल हो, अधिकांश जो बल हैं उनमें वैद्युत बल का ही प्रयोग किया जाता है। और इन बल का मान ज्ञात करने के लिए, चाहे वो श्यान बल हो, पृष्ठ तनाव बल हो, घर्षण बल हो, इन बलों का मान ज्ञात करने के लिए हमें दोस्तों कूलाम के नियम का प्रयोग करना होता है। मतलब कूलाम के नियम का जो सिद्धांत है, जो कूलाम के नियम का सिद्धांत है, उसका हम प्रयोग करते हैं। तो दैनिक जीवन में दोस्तों कूलाम के नियम का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आपको कूलाम के नियम की व्याख्या करनी है तथा इसके महत्व को लिखना है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।